राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक सीधी सादी भोली भाली औरत की कहानी। जिंदगी में क्या क्या संघर्ष करने पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बनारस के पास एक गांव था दौलतपुर। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था शीतला प्रसाद पांडे। वो एक प्रकांड पंडित और तांत्रिक थे। वो एक जमींदार भी थे। पंडित जी के 4 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था जगदम्बा प्रसाद। जमींदारी का वह काम देखते थे और खेती बाड़ी करवाते थे। दूसरे नंबर के बेटे का नाम था हरिहर प्रसाद। वो व्यास जी थे। रामायण और महाभारत आदि का पाठ आयोजित कराते थे और परिवार के सभी बाहरी और अंदर के मामले संभालते थे। तीसरे नंबर के बेटे का नाम था बाल मुकुंद जी। वो पिता के साथ ग्राम के सभी घरों में पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रम का संचालन करवाते थे। और सबसे छोटे बेटे चौथे नंबर का था, जो उसका नाम था राधा कृष्ण। वो रेलवे में गार्ड थे और बंबई में नौकरी करते थे। सभी बेटों में बच्चे एक साथ 3 माताओं के संरक्षण में रहते थे, इसलिए सम्मिलित परिवार में 8 बेटियां और 8 बेटे थे। सावित्री जी इस परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। उनकी एक छोटी बहन थी और एक छोटा भाई था। जब सावित्री जी केवल 10 बरस की थी तभी उनकी माता का देहांत किसी बीमारी के कारण हो गया था। पुराने जमाने में बच्चों की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी। सावित्री जी का विवाह भी 13 वर्ष की आयु में कर दिया था। उनके पति की उम्र उस समय मात्र 17 साल थी। उनके पति राम कुमार जी के बाबा का नाम केदारनाथ तिवारी था। वे भी एक प्रकांड पंडित थे और ज्योतिषी के ज्ञाता थे। वे अमीर तो नहीं थे, परंतु खाते पीते परिवार के मालिक थे। राम कुमार के पिताजी एक वकील थे और कस्बे के न्यायालय में ही कार्य करते थे। राम कुमार जी सबसे छोटे भाई थे। उनसे छोटी उनकी बहन थी जिसका नाम विद्या था। राम कुमार जी से बड़े भाई का नाम कृष्ण कुमार और सबसे बड़े भाई का नाम सुदर्शन था। दोनों बड़े भाई बीएचयू में पढ़ते थे। राम कुमार कुशाग्र बुद्धि के थे और उस समय वो 11वीं की कक्षा के छात्र थे। 11वीं कक्षा का उस समय बोर्ड का इम्तिहान होता था। उस समय गांव में विद्यालय नहीं हुआ करते थे, इसलिए राम कुमार अपने पिता के साथ ही कस्बे के विद्यालय में पढ़ते थे और पिता के साथ ही रहते थे। सप्ताह में शनिवार की शाम को दोनों बाप बेटा अपने गांव चले जाते थे और सोमवार को फिर वापस आ जाते थे। अपने अपने कार्यक्रम में लग जाते थे। पुराने जमाने में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, इसलिए सावित्री जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हो रही थी। वे अक्षर ज्ञान कर चुकी थी। रामायण पढ़ने के अलावा वे पत्र लिखना भी सीख गई थी। घर में रहकर बेटियां घर गृहस्थी के काम के अलावा कढ़ाई बुनाई भी सीखने की कोशिश करती थी। यानी विवाह कम उम्र में कर दिए जाते थे, परंतु लड़कियों को ससुराल नहीं भेजा जाता था। कुछ साल बाद फिर किसी कार्यक्रम के तहत बहुत धन धान्य और उपहारों के साथ उन्हें ससुराल भेजा जाता था। तब तक वे अपने परिवार की सुरक्षा में रहती थी। यह निश्चित किया गया था सावित्री जी को 3 बरस के बाद ससुराल भेज दिया जाएगा और घर की स्त्रियों की जिम्मेदारी थी कि वे सावित्री जी को कम से कम दाल चावल बनाना तो सिखा दें। एक दिन निश्चित किया गया कि आज सावित्री खाना पकाएगी और प्रातः काल सावित्री को नहला धुलाकर रसोई में भेज दिया गया। अब माता तो उनके थी नहीं। 25-30 लोगों का खाना बनना था। बड़े बर्तन में दाल पानी नमक हल्दी डालकर रख दिया पकने। यह तो आसान था। अब चावल की बारी थी। पीतल के बड़े बर्तन में पानी भरकर रख दिया गया और चाची ने कहा, सावित्री जब पानी खोलने लगे तब सारा चावल डाल देना। सावित्री ने वैसा ही किया। फिर बर्तन को पत्थर के ढक्कन से ढक दिया। जब जो पानी खोलने लगा तब उनका पानी अंदर से निकलने लगा। अब 13-14 साल की बच्ची का दिमाग काम करने लगा। उसने पत्थर पर हाथ रखकर दबाया। बहुत देर तक दबाने से उसका हाथ जलकर लाल हो गया।
चाची तो बताकर चली गई थी। खैर किसी प्रकार दाल और चावल तो पक गए थे, पर साथ ही सावित्री का हाथ भी जल चुका था और छाले दोनों हथेलियों में पड़ चुके थे। उनका हाल बेहाल था, वे दर्द से तड़प रही थी। अब सावित्री का हाथ जल जाने की वजह से उसको खाना बनाने के लिए मना कर दिया जाता है। कुछ दिन उपचार करके जब हाथ ठीक हो जाता है, तब सभी परिवारजन विचार करते हैं सावित्री को खाना बनाना सिखाने के लिए मामा के घर भेज देना चाहिए। इसलिए अब सावित्री अपने मामा के यहाँ चली जाती है। मामा के घर व्यापार का काम होता था। मामा जी बनारस शहर के 80 नामक मोहल्ले में रहते थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीए की पढ़ाई कर रहे थे। वे पति पत्नी वहां रहते थे। बाकी परिवार के लोग बनारस के नजदीक किसी गांव में रहते थे, जो उनका पैतृक गांव था। बनारस के 80 में रहते हुए सावित्री सब तरह के खान पान की शिक्षा प्राप्त करती है। इधर रामकुमार की परीक्षा का रिजल्ट समाचार पत्र में आता है। लिखा रहता है प्रथम श्रेणी योग्यता क्रम में प्रथम रामकुमार तिवारी, जिससे सावित्री के घर में सभी लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। रामकुमार जैसे कुशाग्र विद्यार्थी का नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में लिखवा दिया जाता है। वे अपने बड़े भाइयों के साथ रहकर ध्यान लगाकर पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं। सावित्री जी के विवाह के 3 वर्ष के बाद तय समय में उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है। साथ में परिवार वालों के लिए वस्त्र, मिठाइयां, पकवान, घर गृहस्थी का सामान और बहुत से उपहार भी भेजे जाते हैं। सावित्री की ससुराल में परिवार के सभी लोग बहुत अच्छे थे और प्यार करने वाले थे। सास ससुर के अलावा ददिया सास ससुर भी थे। सावित्री जी अपने घर में भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, परंतु यहाँ सबसे छोटी थी। उसकी 2 जेठानियां और एक ननंद भी थी, जिसका नाम विद्या था। हालांकि सब लोग बहुत प्यार करते थे, परंतु घर में बहुत काम करना पड़ता था और सबकी सेवा भी करनी पड़ती थी। सुबह से शाम तक सावित्री जी जब टहल बजाते बजाते बहुत थक जाती थी, तो उसकी सास बहुत अच्छी थी, जो सावित्री को बेटी की तरह मानती थी और अपने साथ सुलाती भी थी। रामकुमार जी बीएचयू में पढ़ाई कर रहे थे। 3 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो बीएससी की परीक्षा में गोल्ड मेडल प्राप्त करके प्रथम श्रेणी में पास हो गए। मनुष्य के जीवन में सब कुछ अच्छा ही नहीं होता, नियति कुछ ना कुछ खेल खेलती रहती है। रामकुमार के पिता एक सफल वकील थे। उनकी कमाई बहुत थी, जिससे उनका परिवार समृद्ध था। किसी को किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती थी। अचानक उनकी तबीयत खराब रहने लगती है। बहुत सी जांचों के बाद पता चला कि उन्हें तपेदिक की बीमारी हो गई है। उस समय यह एक जानलेवा बीमारी थी। जब उन्हें इसका पता चला, तब तक उनके दोनों फेफड़े बुरी तरह संक्रमित हो चुके थे। अब उनका कोर्ट कचहरी जाना बंद हो गया था। इस प्रकार आमदनी भी समाप्त हो गई थी। रामकुमार जी के बाबा पूजा पाठ और पंडिताई करके कमाते थे, लेकिन एक बड़े परिवार का खर्च, 3 बच्चों की पढ़ाई और अभी एक बेटी का विवाह भी करना था। इसी बीच में एक मरीज की दवा और खान पान का खर्च भी उनके ऊपर आ गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत कर लिया था कि जो भी होगा देखा जाएगा। हिम्मत नहीं हारी। पहले घर पर ही वकील साहब का इलाज हो रहा था। बीच बीच में बीएचयू में दिखाने जाना पड़ता था, परंतु अब स्थिति खराब होने पर बीएचयू में भर्ती करवा देना पड़ा। वकील साहब के सभी बेटे और उनके माता पिता उनकी बहुत सेवा कर रहे थे, परंतु होने को कोई नहीं टाल सकता। बहुत इलाज के बाद भी वकील साहब को बचाया नहीं जा सका और उनकी मृत्यु हो गई। परिवार वाले रो धो कर रह गए। अब आगे की रामकुमार की पढ़ाई में बहुत खर्चा आने वाला था। बीएससी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले रामकुमार का मन इंजीनियर बनने का था। बाबा जी ने कई लोगों से राय लिया कि क्या किया जाए। फॉर्म भर दिया गया। जिस दिन एडमिशन लेने जाना था, उस दिन 5,000 रुपए की आवश्यकता थी, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए विद्यार्थियों को हॉस्टल लेना आवश्यक था। सुबह रामकुमार जी अपने गांव वाले घर से तैयार हुए। दादी ने दही गुड़ खिलाकर माथे पर तिलक लगाया, तब वे बाबा जी से मिलने गए। बाबा जी अपने कमरे में पैसे रुपए का जोड़ तोड़ कर रहे थे। रामकुमार जी ने बाबा का पैर छुकर आशीर्वाद लिया और बोले, बाबा हम एडमिशन लेने जा रहे हैं। बाबा जी ने अपनी भाषा में कहा, भैया कितने रुपया लगेंगे? रामकुमार जी ने कहा, बाबा 5,000 रुपए लगेंगे। और अनाप शनाप जो बकने लगे बाबा
तो यह सुनकर उनके तो होश उड़ गए और लगे रुपए की थैली लेकर आंगन में उछाल दिए। पूरे आंगन में चांदी के रुपए फैल गए। राम कुमार जी तो यह देखकर रोने लगे और वापस कमरे में आ गए। सावित्री जी अपने मायके से आते जाते जो धन पाती थी वह जमा करती जाती थी, वह राम कुमार जी को दे देती है। वे रुपए 2000 से कुछ ऊपर ही थे, लेकिन इन पैसों से कुछ होने वाला नहीं था। राम कुमार जी उन पैसों को लेकर ट्रेन में बैठ जाते हैं, क्योंकि वह यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के एडमिशन का आखिरी दिन था। कुछ स्टेशन के बाद जब ट्रेन कहीं रुकी तब सावित्री जी के चाचा ट्रेन में चढ़े। राम कुमार जी ने उनका पैर छूकर प्रणाम किया। हालचाल पूछने के बाद उन्होंने पूछा, क्यों, कहाँ जा रहे हो बेटा? तब राम कुमार जी ने सुबह का सारा हाल बताया। चाचा जी अगले स्टेशन पर उतरते समय उन्हें कुछ रुपए दे गए। इस प्रकार राम कुमार जी बनारस तो पहुंच गए, पर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन की समस्या तो जस की तस थी। कॉलेज जाकर वहां के प्रिंसिपल से मिले और उनसे बोले, सर मैं आज एडमिशन नहीं ले पाऊंगा। प्रिंसिपल साहब ने पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? राम कुमार ने बताया कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जितने की जरूरत है। अगर मैं एमएससी में एडमिशन लेता हूं तब मेरी फीस माफ हो जाएगी, इसलिए मैं अब एमएससी से ही करूंगा। प्रिंसिपल ने उन्हें समझाया, इतना अच्छा अवसर तुम्हें खोना नहीं चाहिए। तुम यदि एक फॉर्म भर दो तो यहाँ भी तुम्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है। एक फॉर्म उन्होंने राम कुमार जी को पकड़ा दिया। इस प्रकार राम कुमार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाने में सफल हो गए। यहाँ उनकी पत्नी की मदद उनके काम आई। इसके बाद राम कुमार सुचारू रूप से इंजीनियरिंग की कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करके नौकरी करने के लिए कलकत्ता चले गए। नए नए पास करके आए हुए इंजीनियर के लिए नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता। कलकत्ता जैसे बड़े शहर में जुगाड़ करने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे। कलकत्ते में राम कुमार जी को रुकने के लिए राम कुमार के पिता के एक मित्र का एड्रेस बाबा जी ने लिख कर दिया था। वे कलकत्ता शहर के बड़ा बाजार नामक मोहल्ले में रहते थे। स्टेशन पर उतरने के बाद अपना सामान जो एक छोटे से बक्से में था, जिसमें एक कंबल था, और क्लासरूम में रख दिया वहीं पर, और नहा धोकर एक कप चाय पीकर राम कुमार जी पिता के मित्र का घर ढूंढने निकले। स्टेशन पर लोगों से पूछने पर पता चला कि स्टेशन से बड़ा बाजार ट्राम जाती है, इसलिए बस अड्डे जाकर पहले ट्राम में बैठ गए। ट्राम बस की तरह की सवारी होती थी, जिसमें 2 मंजिल थी, शायद इलेक्ट्रिक से चलती थी। 20 मिनट में वो बड़ा बाजार पहुंच गए। राम कुमार जी वहां से पैदल पता ढूंढते हुए पिताजी के मित्र हरिशंकर के यहाँ पहुंच गए। खैर, परिचय बताने पर हरिशंकर जी ने ऐसा दिखाया जैसे वे पहचान रहे हों। हाल चाल जानने के बाद उन्होंने चाय मंगवाकर पिलाया। उसके बाद वे राम कुमार को अपने घर ले गए। घर क्या था, एक कमरे की जगह थी। एक छोटी सी बालकनी थी जहाँ खाना बन रहा था। एक दरी जमीन पर एक तरफ बिछी हुई थी, दूसरी ओर एक पलंग थी। बस इसी में हरिशंकर जी अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ रहते थे। हरिशंकर जी ने राम कुमार को दरी पर बैठाया और अपनी पत्नी से खाना लाने को कहा। पीतल की 2 थालियों में खाना आ गया। एक तरफ चावल का ढेर था, उस पर 2 रोटियां और थोड़ी सी कोई सब्जी रखी थी। थाली को टेढ़ा करके उसमें दाल डाल दिया गया था। राम कुमार जी ने खाना खाया और फिर हरिशंकर जी एक पर्चे पर एक पता लिखकर राम कुमार जी को दिए और बोले, देखो मैं तुमको अपने साथ तो नहीं रख सकता, क्योंकि तुम देख ही रहे हो जगह कितनी है, इसलिए तुम्हारे रहने की जगह मैं तुम्हें शाम को ले चलूंगा। पहले तुम इन पतों पर जाकर अपने काम का इंतजाम करो, फिर आकर मुझसे मिलो। राम कुमार जी अब काम की खोज में निकल पड़े। उधर बेचारी सावित्री कोई राजगद्दी पर नहीं बैठी थी। जब तक राम कुमार जी पढ़ाई और नौकरी के बीच जद्दोजहद में लगे थे, उस समय सावित्री भी जो गृहस्थी की चक्की में पिस रही थी। सुबह से शाम तक परिवार का हर सदस्य उन्हीं की ओर देखता रहता था। सुबह सवेरे सबसे पहले तो बर्तन मांजना, रसोई साफ करना, पूरे आंगन में झाड़ू लगाना, फिर तुरंत नहाना और चाय चढ़ाकर खाने की तैयारी कर लेना। अभी और काम बाकी होता। बाबा जी दूध की बाल्टी लिए चले आ रहे थे। दूध उबलने के लिए चढ़ाकर सबको चाय पकड़ाना, दादी जो की धोती में चुन्नट बनाकर पकड़ाना, तभी तो वे गंगा नहाने जा पाएंगी।
आधे घंटे बाद दोनों गंगा नहाकर आएंगे। बाबा और दादी गंगा नहाकर आ जाते, तब तक बाबा जी के लिए एक लोटा चाय और कुछ खाने को नाश्ता दादी और बाबा के लिए बनता था। इतना सब करते करते जेठानी के 2 बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाता था। जेठानी कहती, अरे दुल्हन, चाहो तो पूरी उतार देती, अचार रख के बच्चों को टिफिन दे देती। इसके बाद सबका भोजन तैयार होता। पूरे परिवार को खिलाने पिलाने वाली सावित्री के मुंह में तब तक घूंघट लगा रहता और चाय की एक घूंट तक नहीं गई होती थी। ऊपर से 4 बात का तड़का। घर से लेकर गांव तक की कहेंगी 5 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। बांझ है क्या? किसी को कुछ जवाब नहीं दे सकती थी। सबसे छोटी जो थी, कभी कभी जी में आता कि मुंह तोड़ जवाब दे दे, लेकिन बोलेगी तो बदतमीजी हो जाएगी, इसलिए मुंह बंद रखती थी। सास थी तो कुछ सहानुभूति रहती थी। क्या कहे किस्मत को, ससुर जी के पीछे सास भी चली गई। गनीमत थी कि दूसरी जेठानी के अभी बच्चे नहीं थे, इसलिए वह कुछ मदद कर देती थी। गाय बेगाए घर का आटा खत्म हो जाए तो किसी जेठानी के साथ घर की चक्की में आटा भी पिसवाना, चेहरे पर सिकन बिल्कुल लाए बिना सब करते जाना। ननंद की शादी बाबा जी ने कर दी थी, जो एक आसान काम था, लेकिन था तो बहुत ही महत्वपूर्ण। अधिक खर्चा तो विदाई करने के समय होता था। इंतजार हो रहा था जब रामकुमार की अच्छी सी नौकरी लग जाएगी, तभी विद्या की विदाई कर दी जाएगी। अधिकतर सब काम मुंह ढककर करना होता था। राहत तब मिली जब किसी की शादी या मुंडन में मायके से बुलावा आ जाता। एक बार गई तो महीने भर की छुट्टी या फिर कुछ ज्यादा ही समय रुक जाती थी। इतने सालों में सावित्री एक सुकोमल बाला से सुगढ़ गृहिणी बन चुकी थी। हर काम करने की आदत हो गई थी। रामकुमार को पास के किसी कारखाने में शिफ्ट इंजीनियर की नौकरी मिलती है। शुरू में तनख्वाह कुल 300 रुपए थी। पहली तनख्वाह से उसने घड़ी खरीदी, जिसका दाम ही 300 था। पिता के मित्र ने एक जगह रहने की व्यवस्था करवा दी, जहां 7 रुपए महीने देना था। वहां से कारखाने बस से जाना पड़ता था। कारखाने बस से जाकर फिर खाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। दोपहर को 1-2 बजे खाने का जो छुट्टी होती थी तो लोग वहीं कैंटीन में खा लेते थे। रामकुमार भी वहीं खाने लगे। कभी दिन की ड्यूटी होती थी, कभी रात की। इस प्रकार 3 शिफ्टों में काम होता था। किसी प्रकार जो समय कट रहा था और अच्छी नौकरी की तलाश में रामकुमार थे, जिससे कि अधिक पैसा मिले। इधर रामकुमार के दोनों भाई की भी पढ़ाई समाप्त हो चुकी थी और वे दोनों गांव लौटे थे। बड़े भैया एमए पास करके आए थे और किसी ट्रेनिंग के लिए कलकत्ता जा रहे थे, जहां वे अपने एक मित्र के यहाँ रुकने वाले थे। उनके मित्र का कलकत्ता में निजी मकान और पिता का व्यापार था। वैसे भी बड़े भाई साहब बड़े शौकीन मिजाज के थे, भांग छानते थे। कॉलेज के समय से ही राजनीति में भी सक्रिय थे। राज नारायण सिंह के खिलाफ यूनिवर्सिटी में इलेक्शन भी लड़ते थे। एक बार जेल जा चुके थे, किसी अंग्रेज को गोली मारने के चक्कर में। शिनाख्त में पहचाने नहीं गए, इसलिए बच गए। वैसे वे फ्रीडम फाइटर भी थे। दूसरे नंबर के भाई भी बीएचयू से आयुर्वेदिक में एमडी करके आए थे। उनका इरादा पहले गांव में ही प्रैक्टिस करने का था, बाद में कस्बे में अस्पताल खोलने वाले थे। सब कुछ अच्छा था, परंतु पैसा नहीं था। अभी भी सब कुछ बाबा जी की कमाई पर निर्भर था। जब शादी ब्याह का मौसम होता तब आमदनी अच्छी होती थी, कभी कभी बिल्कुल सूखा पड़ जाता था। तब रामकुमार की दादी कहा करती थी, कभी घी है घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह भी मना। लेकिन ऐसा भी नहीं है, सुख दुख दोनों आते जाते रहते हैं। अखबार में कोई नौकरी का विज्ञापन निकलता था तो हरिशंकर जी ने रामकुमार को बताया, उसके लिए इंटरव्यू है, जाकर दे आओ। रामकुमार जी को अच्छा लगा जब वो इंटरव्यू दिए और वहीं पर उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। नौकरी अच्छी थी, तनख्वाह भी पहले से अच्छी थी। साथ में रहने के लिए 2 कमरे का फ्लैट भी मिला रहा था। खाना खाने के लिए मेस और कैंटीन भी थी। सब कुछ ठीक था, परंतु कलकत्ता शहर से 5 मील दूर था। रामकुमार जी ने सोचा, सब कुछ पहले से अच्छा है, शहर के अंदर कोई कारखाना कैसे बन सकता है। उन्होंने अपने मन की सुनी और उस नौकरी को ज्वाइन कर लिया। 2-3 महीने काम करने के बाद बाबा जी के पास हर महीने मनी ऑर्डर जाने लगा। घर की स्थिति सुधर गई। 6 महीने बाद कारखाने का मालिक रामकुमार के काम से प्रसन्न होकर उन्हें एक प्लांट का इंचार्ज बना दिया और बोनस भी दिया। रामकुमार जी ने बहुत ही
खरीदारी किया, सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदा और एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने गांव आ गए। घर पहुंचने पर बाबा जी ने उन्हें गले से लगा लिया। पहले मुहूर्त पर लड़के वालों को खबर करके बहन की विदाई का कार्यक्रम किया गया। गांव में एक नई खुशखबरी भी इंतजार कर रही थी। राम कुमार जी एक बेटी के पिता बन चुके थे। जीवन में सब कुछ समय पर ही मिलता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। सबसे मिलजुल कर राम कुमार जी अपनी बेटी और पत्नी को गांव में छोड़कर फिर वापस चले गए। पत्नी से वादा करके गए थे कि जल्दी ही ले जाएंगे। राम कुमार वापस अपनी नौकरी पर जाकर बहुत प्रसन्न रहते थे और उत्साह से भरे रहते थे। उसे सावित्री की कमी खलती थी, पर उन्हें लगता था इस बात से कहीं दादी बाबा नाराज ना हो जाएं, इसलिए वह सब चुप रहते थे और सब्र करते थे। बीच में अचानक एक नई समस्या आ गई। बड़े भाई साहब जहां रहते थे वह 2 मंजिल का मकान था। रोज शाम को अपने मित्रों के साथ छत पर बैठकर नशा करते थे। एक दिन दोनों छत की बाउंड्री पर बैठे थे। अचानक जो भाई साहब का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गए। उन्होंने अपने शरीर का वजन एक पैर पर ले लिया था, जिससे उनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया। मित्र के घर वाले परेशान हो गए। आनंद फानन में अपनी जीप में डालकर वे लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद मित्र के घर वालों ने राम कुमार को खबर की। राम कुमार जब हॉस्पिटल पहुंचे तब भाई साहब का ऑपरेशन हो रहा था, इसलिए वे अपने भाई साहब से नहीं मिल पाए। ऑपरेशन भी 2 घंटे तक चला। फिर नींद का इंजेक्शन लगाकर उन्हें सुला दिया गया। डॉक्टर से मिलकर हॉस्पिटल का पैसा भरकर राम कुमार जी दूसरे दिन फिर आने को कहकर चले गए। जाते समय मित्र के पिता ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोग ध्यान रखेंगे। भाई के फ्रैक्चर की खबर घर पर कर दी गई तो भाभी जी बाबा जी के साथ कलकत्ता आ गई। भाई साहब के मित्र के यहाँ ही रुक गई। बाबा जी राम कुमार के पास रहने आ गए। एक दिन बाबा जी मेस से खाना खाए, लेकिन बड़े चिंतित हुए। बोले, राम कुमार, तुम यह खाना रोज रोज खाओगे तब बीमार पड़ जाओगे, तुम्हें घर के खाने का इंतजाम करना होगा। बाबा जी फिर वापस गांव चले गए। कहकर गए कि 10 दिन बाद बड़ी बहू को लेने आ जाएंगे। और बाबा जी ने गांव जाकर दादी से कहा, छोटी बहू को तैयार कर दो, 10 दिन के बाद वह मेरे साथ कलकत्ता जाएगी। जब बाबा जी ने फरमान सुना दिया तब किसी के रोकने की हिम्मत नहीं हुई। 10 दिन के बाद बाबा जी ने सावित्री को अपने बच्चे को कलकत्ता जाने के लिए तैयार कर दिया, परंतु घर छोड़कर जाने का उन्हें बहुत दुख हो रहा था, इसलिए बड़े भाई साहब की बेटी को भी साथ ले जाना चाहती थी। सब लोगों ने जो उसे ले जाने के लिए मना कर दिया। रात को ही सब लोग गंगा जी के किनारे मंदिर में सो गए। सुबह नाव से गंगा नदी पार करके मिर्जापुर से जनता एक्सप्रेस में बैठकर कलकत्ता पहुंच गए। पहले तो बड़े भाई वाली जगह गए, क्योंकि राम कुमार जी को यह पता भी नहीं था कि उनकी पत्नी भी आ रही है। वहां से उन्हें फोन कर दिया गया। तब वे आकर बाबा जी को, अपने परिवार को अपनी जगह ले गए। इस प्रकार सावित्री जी कलकत्ता पहुंच गई। नई जगह में उन्हें कुछ समझ नहीं आता था। हर चीज नई थी। अंगीठी जलाना भी नहीं आता था। कई कठिनाइयों को पार करने के बाद वे वहां एडजस्ट हो पाए। भाई साहब भी 2-3 महीने बाद स्वस्थ होकर हावड़ा नामक जगह पर एक कारखाने में लेबर ऑफिसर के पद पर काम करने लगे। रहते थे अपने मित्र के यहाँ ही। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति भी अपना खेल दिखाती रहती है। कहते हैं पुरुष बली नहीं होता, समय होता है बलवान। एक रात को 8-9 बजे भाई साहब और उनके मित्र छत पर मस्ती कर रहे थे। उनका मित्र एक छड़ी जैसी चीज लिए हुए था और बता रहा था, इसको गुप्ती कहते हैं। इसका जो नुकीला भाग है उस पर जहर लगा रहते हैं। जिस व्यक्ति को इससे चोट पहुंचा दिया जाए वह मर जाता है। भाई साहब उसे लेकर देखने लगे। अचानक वह हाथ से छिटक कर उनके मित्र शाम के पेट में घुस गया। वो चिल्लाने लगा। भाई साहब कई छतों को पार करके भागे। उसके घर वालों ने भीड़ लगा लिया। सब उल्टा सीधा बोलने लगे, कहने लगे कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। भाई साहब ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर रामकुमार को फोन करके पूरा हाल बताया। रामकुमार ने उन्हें एक 800 की जो टैक्सी करके रातों रात गांव भेज दिया और कहा कि अपने घर मत रुकिएगा। इधर श्याम के पिता FIR कर दिए। पूरे शहर में पुलिस भाई साहब को ढूंढ रही थी। रिश्तेदारों ने राय दी कि इसके छोटे भाई को पकड़कर पिटाई करो, तब पता चलेगा कि कहाँ छुपा है। लेकिन श्याम के पिता ने ऐसा करने से जो मना कर दिया। पक्का दोस्त अब भाई साहब का पक्का दुश्मन बन चुका था। पुलिस भाई साहब को गांव तक ढूंढने जाती है, केस चलता है, लेकिन भाई साहब का कुछ पता नहीं चलता।
सजा के तौर पर उन्हें तड़ी पार कर दिया जाता है। अब वे अगर कलकत्ता की सीमा पार करते तो उन्हें पुलिस पकड़ लेती। राम कुमार की फैक्ट्री में नई नई आधुनिक मशीनें लग रही थीं। उसी सिलसिले में उन्हें जर्मनी भेजा गया। उन्हें जो काम दिया गया था उसे ठीक करवा देते थे और कारखाने का काम सुचारू रूप से चलने लगा था। तब राम कुमार को उस कारखाने का चीफ इंजीनियर बना दिया जाता है। अब उनका परिवार 2 कमरे के फ्लैट से उठकर एक बड़ी सी बिल्डिंग में आ गया, जो लाल कोठी के नाम से जानी जाती थी। उसमें 2 बड़े कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, अटैच बड़े हॉल के अलावा और भी कमरे थे। वह सीढ़ी से नीचे जाकर 2 कमरों का जो सर्वेंट क्वार्टर भी था। उन्हें 2 नौकर, 1 सफाई कर्मचारी और 4 माली मिले थे। आगे फूलों से भरा हुआ गार्डन, पीछे साग सब्जी लगाने के लिए जगह थी। शहर जाने के लिए कार सुबह शाम खड़ी रहती थी। उस मकान में और भी बहुत सारी सुविधाएं थी जिनका उपयोग करना सावित्री जी को नहीं आता था। वह एक सीधी सादी गांव की बेटी थी और शादी के बाद भी 8 सालों तक गांव में ही रही थी। उन्हें हिंदी और संस्कृत के अलावा किसी भाषा का ज्ञान नहीं था। लेकिन उस समय राजकुमार के पास जो समय की बहुत कमी रहती थी, फिर भी राम कुमार जी हर फर्नीचर का नाम, पर्दे, बरांडे, बालकनी आदि सब के बारे में बताते रहते थे। यहाँ आने के बाद अब उनके एक पुत्र की प्राप्ति भी हो गई थी। बेटी का नाम इंदु और बेटे का नाम रवि था। कहा जाता है जहाँ गुड़ होता वहाँ चींटे आ ही जाते हैं। राम कुमार जी के यहाँ रह तरह तरह के रिश्तेदार झमघट लगाने लगे थे। कोई नौकरी के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, किसी न किसी बहाने लोग उन्हें घेरे रहते थे। अगर कभी कोई किसी से कुछ मदद ले लेता तब अगला उसके एहसान तले दब जाता। प्रारंभ में एक हरिशंकर जी से मदद लेने के बदले उनके भाई उमा शंकर जी को नौकरी दिलाकर अपने घर में रखना पड़ा। कुछ लोग दूसरे को बढ़ते हुए नहीं देख पाते और रुकावट डालना चाहते हैं। ऐसे फैक्ट्री का मैनेजर मन ही मन राम कुमार जी को हटाने के काम में लग जाता है। वह उनकी जगह अपने भतीजे को लाना चाहता है। जिंदगी फिर करवट बदलने की तैयारी में थी। काम की अधिकता और आराम न मिलने की वजह से राम कुमार जी को कुछ थकावट और कमजोरी का एहसास होने लगा, जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। छोटी मोटी बीमारी सोचकर कुछ ना कुछ दवा वे खा लिया करते थे। जब तकलीफ ज्यादा बढ़ने लगी तब 1 महीने की छुट्टी लेकर गांव चले गए, शायद कुछ आराम करने की स्थिति में कि ठीक हो जाए। कुछ फायदा अवश्य हुआ, लेकिन फिर वापस आकर कुछ दिन के बाद वही तकलीफ शुरू हो गई। काम करने वालों में भी कुछ शुभचिंतक भी थे। राम कुमार जी जिनको अपना समझते थे, उनमें से राय लेकर अपने ठीक से इलाज करवाना चाहते थे। कई तरह की जांच और एक्सरे के बाद पता चला कि राम कुमार जी को भी टीबी नामक बीमारी हो गई है। आज के समय भी टीबी एक जानलेवा बीमारी थी, परंतु आजकल तरह तरह की दवाई और खान पान से लोग स्वस्थ हो जाते हैं, परंतु उस समय एक असाध्य रोग हुआ करता था। इधर जो रिश्तेदार घर में जमे रहते थे और दिन भर डनलप के गद्दों पर उछलते हुए गप्पे मारते रहते थे, इन्फेक्शन के डर से धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे कि कहीं उन्हें भी यह इन्फेक्शन ना हो जाए, और मित्र धीरे धीरे घर खाली करने लगे। जब राम कुमार को पता चला कि उन्हें टीबी नामक बीमारी हो गई है, पति पत्नी के ऊपर यह खबर एक वज्रपात के समान थी। राम कुमार के पिता की मृत्यु इसी बीमारी की वजह से हो गई थी। उन्हें 6 महीने तक बीएचयू में भर्ती करवाकर इलाज करवाया गया, पर सब बेकार। सावित्री जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उस समय यह एक जानलेवा बीमारी थी जिसका इलाज बहुत कठिन था। वह राम कुमार जी के घर परिवार का कोई नहीं था वहां। जो रिश्तेदार घर में रह रहे थे उनमें एक रघुनाथ जी दूर के रिश्तेदार थे। वे एक टीचर थे और किसी नौकरी के सिलसिले में रुके हुए थे। राम कुमार जी ने उनसे राय लेने का निश्चय किया। राम कुमार जी जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गए और नौकर से रघुनाथ जी को बुला लाने के लिए कहा, और सावित्री जी ने चाय बनाकर कुछ नाश्ते के साथ भेजने को कहा। रघुनाथ जी आकर उनके सामने सोफे पर बैठ गए। उन्होंने पूछा, आपकी तबीयत अब कैसी है? राम कुमार जी ने कहा, ठीक है। मैंने तो आपको नाश्ता करने के लिए बुलवाया था। वैसे मैं आपसे कुछ राय भी लेना चाहता हूँ। राम कुमार जी चाय नहीं पीते थे, इसलिए उनके लिए एक गिलास दूध और रघुनाथ जी के लिए एक कप प्लेट में चाय आ गई। साथ में बैठकर दोनों नाश्ता पानी करने लगे और बात भी करने लगे। राम कुमार जी ने कहा, आपको पता चल गया होगा कि मुझे एक बीमारी हो गई है। मैं आपसे एक मदद चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? रघुनाथ जी ने कहा, जरूर। आप किस प्रकार की मदद मुझसे चाहते हैं? आप जो कहिए, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। राम कुमार जी ने कहा कि मैं जहां भी जाऊं आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं पहले डॉक्टरों के बारे में जरा जानकारी कर लूं, फिर आप मेरे साथ चलिए।
रघुनाथ जी ने कहा, फिक्र मत कीजिए, पैसे के अलावा मुझसे जो मदद हो सकेगी वह मैं जरूर करूंगा। राम कुमार जी ने कहा, उसकी चिंता आप मत कीजिए, डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है। अब राम कुमार जी के साथ साथ सावित्री जी को भी कुछ ढांढस बंधा, किसी का कुछ सहारा हो गया, अब हम अकेले नहीं हैं। सबसे पहले राम कुमार जी ने कारखाने में एक सप्ताह की छुट्टी ली और रघुनाथ जी के साथ सबसे पहले उस डॉक्टर के पास गए जहां से एक्सरे निकलवाया गया था। उससे भी एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ा। उनसे मिलकर अपनी बीमारी के बारे में सभी सवाल उनके सामने रख दिए। उस रेडियोलॉजिस्ट ने उनकी सारी स्थिति से अवगत कराया। उनसे कहा, आपके फेफड़े में कुछ धब्बे पाए गए हैं, जिस वजह से यह सोचा गया कि आपको टीबी है। इसका इलाज अभी हमारे देश में असंभव है, क्योंकि अभी यहाँ इसकी दवा नहीं बनी है। लेकिन यदि आप चाहें तो मैं आपको कलकत्ते के कुछ डॉक्टरों के नाम बता सकता हूँ। आप चाहें तो उनसे मिलकर और जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने 3 डॉक्टरों के नाम बता दिए। एक सप्ताह तक राम कुमार जी कई डॉक्टरों से मिले और बहुत सी जानकारी लेने के बाद उन्होंने एक डॉक्टर विलियम सबसे अधिक बुद्धिमान लगे। राम कुमार जी ने निश्चित किया कि वे उनसे ही अपना इलाज करवाएंगे। दृढ़ निश्चय के साथ राम कुमार जी ने अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर विलियम से मुलाकात किया। उस डॉक्टर ने कहा कि इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा है और लोग इसका इलाज नहीं करवा पाते, क्योंकि इसकी दवा हिंदुस्तान में अभी नहीं बन रही है, उसे विदेश से मंगाना पड़ता है। वे दवाएं बहुत महंगी हैं। इसके अलावा इसमें खान पान में भी बहुत खर्चा होता है। अगर आप सब चीजों के लिए तैयार हैं तब मैं आपका इलाज करने की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। इसका इलाज बहुत लंबा चलता है, लगातार साल भर इलाज करना पड़ेगा। यदि आप बीच में लापरवाही करते हैं या छोड़ देते हैं तब मरीज का ठीक होना असंभव होता है। दवा के साथ साथ दुआ भी जो जरूर असर करती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ईश्वर की कृपा हुई तो आप ठीक हो सकते हैं। घर आकर रामकुमार अपनी पत्नी से विचार विमर्श करते हैं। रामकुमार जी ने निश्चय किया कि वो डॉक्टर विलियम से इलाज करवाएंगे। इस बीमारी से संबंधित कई पुस्तकें वो घर में ले आते हैं, क्योंकि सावित्री भी इस बीमारी के बारे में जानकारी करना चाहती थी। सभी पुस्तकें हिंदी भाषा की थी, क्योंकि हिंदी के अलावा और कोई भाषा वे नहीं जानती थी। उन पुस्तकों में तरह तरह के चित्र दिखाए गए थे, जिनसे ज्ञात होता था कि राज टीबी मतलब एक भयानक बीमारी है। इसके कीटाणु सांस के द्वारा शरीर के जो फेफड़े नामक भाग में प्रवेश कर जाते हैं। जब मनुष्य को कमजोर करते हैं तब खोखला करने लगते हैं, इससे कमजोरी आने लगती है। अब इसी भयानक बीमारी को उन दोनों ने जड़ से खत्म करने का निश्चय कर लिया। डॉक्टर विलियम की हर बात को मानकर इलाज शुरू करते हैं। इस मर्ज की दवा इंग्लैंड से मंगाई जाती है, जिसे वहां की डोमेक्स नाम की कंपनी बनाती थी। लाल रंग के खूबसूरत डिब्बे में पैक ब्राउन रंग ग्रेन्यूलस होते हैं, जिनको उसी डिब्बे में रखे हुए चम्मच से 1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ निगलना होता है। बड़ी भयानक दवा थी। उसको 1 सप्ताह खाने के बाद राम कुमार जी की स्थिति बहुत खराब होने लगी। शरीर की चलने फिरने की शक्ति समाप्त होने लगी। राम कुमार जी को कारखाने से छुट्टी लेनी पड़ी। उधर कारखाने का मैनेजर तो घात लगाए बैठा था कि कैसे इन्हें हटाकर अपने भतीजे को इनकी जगह बैठा दें। कारखाने में कई ऑफिसर राम कुमार जी को बहुत मानते थे। उनमें से एक लेबर ऑफिसर मिस्टर राय कुमार राम कुमार जी के घर देखने आए। तब राम कुमार जी ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ 6 महीने की छुट्टी ले लूं, ठीक होकर फिर काम पर लौट आऊंगा। राय साहब को मैनेजर साहब के बारे में पता था। उन्होंने छुट्टी लेने से एकदम मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी चारपाई पावर प्लांट के ऑफिस में लगवा देता हूँ, आप वहां लेटकर अपना काम आसानी से कर सकते हैं। इंजीनियर तो काम करवाता है, करता नहीं है। इस प्रकार राम कुमार जी की जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे खिसकने लगी। डॉक्टर ने उन्हें मांसाहारी खान पान के लिए कहा, लेकिन वे तो शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण थे। खाना तो दूर, उनके यहाँ तो छूना भी पाप समझा जाता था। दूध दही तो वे खा सकते थे, लेकिन मीट मांस मछली और अंडा कभी नहीं खा सकते थे। लेकिन दवा बहुत गर्म और तगड़ी थी। अच्छे ताकतवर भोजन के बिना वह संभव नहीं थी। सावित्री जी ने भी कुछ करना पड़े वो कहने लगी, लेकिन बीमारी से छुटकारा पाने के लिए सब कुछ किया जाएगा। राम कुमार जी के भाई को कलकत्ते की सीमा में प्रवेश वर्जित था, परंतु कलकत्ते की सीमा के बाहर वो रह सकते थे। जब उन्हें राम कुमार जी की बीमारी के बारे में पता चला तब वे राम कुमार जी के यहाँ किसी प्रकार आ गए। अब कुछ आसानी हो गई। सावित्री जी एक नौकर से एक बार में 8 अंडे मंगवाकर फ्रिज में रख देती थी। भाई साहब एक अंडा रोज दूध में फेंटकर राम कुमार जी को पिला देते थे। इसके बारे में राम कुमार जी को पता नहीं चल पाता था कि वे दूध के साथ अंडे का सेवन कर रहे हैं।
सावित्री जी ने अपने दोनों बच्चों को नौकरों के भरोसे छोड़ दिया। वे दिन भर रामकुमार जी के लिए कुछ ना कुछ पथ्य बनाती रहती थी। मुंह का स्वाद खराब होने की वजह से वो खा नहीं पाते थे, लेकिन किसी ना किसी प्रकार वे उन्हें खिलाती पिलाती रहती थी। रामकुमार जी की पूरी तनख्वाह उनके इलाज में ही खर्च हो जाती थी। पहले रामकुमार जी सावित्री को 250 रुपए घर खर्च के लिए देते थे, जिसमें से वे कुछ बचा लेती थी। अब उन्हीं पैसों में से घर का खर्च चल रहा था। धीरे धीरे इलाज कराते हुए पूरा 1 महीना हो गया। तब फिर से एक्सरे करवाया गया। बहुत पेंच में मामूली कमी आई थी। अभी तो साल भर इलाज कराना था। अब रामकुमार जी की स्थिति में काफी सुधार अवश्य हो रहा था। दिन भर सावित्री जी उनकी देखभाल करती और रात को भाई साहब। कभी कभी उन्हें उल्टियां होने लगती। हरारत तो हर वक्त बनी रहती थी। बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। डॉक्टर साहब आराम के लिए बहुत सी और दवाइयां बढ़ा देते थे। मर्ज तो अपने समय से ही समाप्त होगा। जितना लगा कि आप लोग इलाज करेंगे, वैसे ही आपके मरीज को आराम मिलेगा। जब मनुष्य परेशान रहता है तब चारों तरफ हाथ पैर मारता है। सावित्री जी भी बहुत परेशान थी। जो लोग जो कुछ बताते थे वह करती जाती थी। बहुत से व्रत उपवास भी कर रही थी। गांव से बड़े भाई साहब के एक मित्र सिद्दीकी जी आए। उन्होंने भी एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, बेटी तुम रोज सुबह उठकर नहाकर गर्म पानी से मरीज के पैर और सिर को खूब अच्छी तरह से धोकर उस पानी को एक बर्तन में रखकर ऊपर वाले का नाम लेकर किसी बड़ या पीपल या बरगद के पेड़ की जड़ में डालाया करो। देखना चमत्कार हो जाएगा। लेकिन लगकर बिना नागा के इस काम को 1.25 महीने तक करती रहना। सावित्री इसको भी पूरे लगन से करती रही। मकान हुगली नदी के किनारे था। 4-5 सीढ़ी चढ़कर सड़क आती थी। सुबह 5 बजे उठकर नहाकर जैसा उस फकीर ने बताया था वैसे ही वो करने लगी। उस पानी को एक कलश में डालकर करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ की जड़ में डाल आती थी। कुछ पंडितों ने कहा, शिव जी का रुद्राभिषेक करवाइए और महामृत्युंजय का पाठ करवा दीजिए, सब अलाएं बलाएं भाग जाएंगी। सावित्री जी बड़ी दुविधाजनक स्थिति में थी। सब लोगों की बातें सुनकर उनका दिमाग घूम जाया करता था। ईश्वर से रामकुमार जी के ठीक होने की प्रार्थना भी करती रहती थी। बहुत से रिश्तेदार बारी बारी देखने आते। ऐसे लगता था कि वो रामकुमार जी का अंतिम दर्शन करने आ रहे हैं। यह सब सावित्री जी को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन रोने के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं था। सब लोगों की बातें सुनकर सावित्री जी सोचती, यह सब टोने टोटके करने के बजाय मरीज की सेवा का ध्यान रखें, लेकिन सबको हाँ करती रहती थी। उन्होंने देवी देवताओं को मानती थी, पर जब मेरे पति स्वस्थ हो जाएंगे तब मैं विंध्याचल महारानी के दर्शन करूंगी, शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करवाऊंगी। लेकिन महामृत्युंजय का जाप उन्होंने तुरंत करवाने का विचार किया। कहते हैं महामृत्युंजय का पाठ सुनकर इंसान मौत के मुंह से भी वापस आ जाता है। इतना सब कुछ हो रहा था, तब बाबा जी को खबर कैसे नहीं पहुंची। बाबा जी भी तो खबर लग गई होगी, वे भी भागे चले आए। साथ में रामकुमार जी की इकलौती बहन भी आ गई। जिस दिन बाबा जी घर आए, दिन भर की थकी हुई सावित्री जी थोड़ी देर के लिए पीठ सीधी करने के लिए हॉल के कोने में लगे हुए बिस्तर पर लेटी हुई थी। बाबा जी एकदम से चिल्लाते हुए घर में प्रवेश किए। उनकी आवाज से हड़बड़ाकर सावित्री जी बिस्तर से नीचे गिर गईं। बाबा जी के सामने वे अभी भी पर्दा करती थी। चोट लगने के बावजूद वे किसी प्रकार वहीं गुड़ी मुड़ी होकर जमीन पर बैठी रह गईं। बाबा जी अपने पोते को पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने तो अपना बेटा इसी बीमारी में खो दिया था। अब वे अपने पोते को खोने के डर से रो रहे थे। किसी प्रकार बड़े भाई साहब ने उन्हें संभाला। सावित्री जी की ननद बेटे के जन्म के बाद पहली बार मिल रही थी। दूसरे दिन जब सभी लोग इधर उधर चले गए तब रामकुमार जी की बहन सावित्री जी से कहने लगी, भाभी जब तुम्हारा बेटा हुआ तुमने हमें कोई नेग नहीं दिया। सावित्री जी ने कहा, तुम मिली ही नहीं तो कहां से देती। बहन ने कहा, तो अभी दे दो ना। सावित्री जी ने कहा, भैया को ठीक हो जाने दो तब दे दूंगी। तो बहन ने कहा, जब मर जाएंगे तब क्या दोगी। सावित्री जी दुखी होकर रोने लगी और गले की मटर माला उतारकर फेंक दी। जाने कैसी बहन थी। रामकुमार जी के इलाज के साथ साथ पूजा पाठ तंत्र मंत्र भी चल रहा था, जिससे किसी तरह वो ठीक हो जाएं। बाबा जी अपने साथ रामकुमार को गांव ले जाना चाहते थे, परंतु सावित्री जी ने एकदम मना कर दिया। उन्होंने कहा, 6 महीने का समय डॉक्टर ने दिया है, 6 महीने के बाद वो यहाँ से जा सकेंगे। इलाज पूरा करना आवश्यक है। बाबा जी रो धोकर अपनी पोती के साथ वापस आ गए। इधर सावित्री जी ने पंडितों से विचार विमर्श करके महामृत्युंजय का पाठ बैठवा दिया और संकल्प ले लिया। 7 ब्राह्मण 36,000 मंत्र का पाठ करने लगे। 11 दिन तक पाठ करने के पश्चात समापन किया गया। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर बहुत सारा दान और वस्त्र इत्यादि देकर विदा किया गया।
पता नहीं इसका कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं, परंतु मन को शांति अवश्य मिलती थी। इलाज करते हुए 3 महीने बीत चुके थे। अब तक इतना तो सुधार हो गया कि रामकुमार जी चलकर बरामदे में बैठ पा रहे थे। सावित्री जी को विश्वास हो गया कि ये अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। उनका व्रत उपवास भी चल रहा था। आश्चर्यजनक बात थी कि जिस पेड़ में वो पानी डालती थी वह पेड़ भी सूख चुका था। शायद उसे भी टीवी के कीटाणु लग गए थे। सावित्री जी एकदम कृशकाय हो गई थी, परंतु वे बीमार नहीं होना चाहती थी। वह अपने दोनों बच्चों की ओर से चिंता छोड़ चुकी थी। एक नौकर और बूढ़ी नौकरानी उनकी देखभाल कर रहे थे। कभी कभी बच्चे भी अस्वस्थ हो जाते, तब बड़े भाई साहब उनका ख्याल रखते। सावित्री और सत्यवान की कथा में सावित्री जी के तप करने से ही ईश्वर प्रकट होकर उनकी समस्या का समाधान कर देते हैं, परंतु यहाँ तो हर कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। आर्थिक विपन्नता भी आ गई थी, क्योंकि रखा हुआ धन तो समाप्त होने की कगार पर था। अब भी पैसों की आवश्यकता थी। रामकुमार जी के इलाज और खान पान में कोई कमी नहीं करना चाहती थी। ऐसे समय में फिर सावित्री जी को हरिशंकर जी की याद आई। उन्होंने फोन करवा कर उन्हें बुलवाया और उनको अपने साथ ही 4 सोने की चूड़ियां देकर गिरवी रखवा कर रुपए ले आने का निवेदन किया। हरिशंकर जी ने अपने पास से पैसे दे दिए। बाद में उनकी चूड़ियां उन्हें लौटा दी गई थी। एक्सरे में भी सुधार दिखाई दे रहा था। एक दिन थककर जब सावित्री जी आराम कर रही थी तो कुछ देर के लिए उनकी आंख लग गई। उसी समय उन्हें लगा जैसे कोई बड़ी दाढ़ी वाला आदमी उनके सामने आया और बोला, माँ कागज देवें। सावित्री जी ने कहा, अभी पेपर नहीं है, बाद में आना। वह रद्दी पेपर खरीदने वाला था। एक स्लेट पर उन्होंने कुछ लिखा, फिर बोला, अभी बहुत समय है। बाकी जो सावित्री जी की नींद खुल गई। वे सोचने लगी, ये मनुष्य कौन था? बड़ी हुई सफेद दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी थे क्या? मुझे मुस्कुराकर आशीर्वाद देकर गए हैं। उठकर उन्होंने ईश्वर को हाथ जोड़कर कहा, प्रभु तुम्हारी लीला अपरंपार है, मेरे पति का जीवन तुम्हारे हाथ है। उस समय उनके आंखों में आंसू बह रहे थे। 6 महीने तक इलाज के बाद एक्सरे की रिपोर्ट करीब करीब नॉर्मल आ गई थी। मर्ज समाप्त हो जाता है पर अपना निशान छोड़ जाता है। 6 महीने बाद भी राजकुमार की दवा और परहेज करते रहे। फैक्ट्री का पुराना मैनेजर बदल चुका था। नए मैनेजर मिस्टर डांगा आ गए थे। उन्होंने कहा, तिवारी जी आप 1 महीने की छुट्टी लेकर स्वास्थ्य लाभ कीजिए। फिर जब बाबा जी मिलने आए तब रामकुमार से परिवार गांव चले गए। 1 महीने बाद भी उन्होंने अपनी छुट्टियां 15 दिन और बढ़वा ली। वैसे तो वो एकदम स्वस्थ हो चुके थे, परंतु अभी भी उनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जा रहा था। इसके बाद रामकुमार जी बहुत लंबी आयु तक जीवित रहे और अपने करियर को बुलंदियों को प्राप्त करके रिटायर हुए और 88 साल की उम्र में अपनी इच्छा मृत्यु को प्राप्त हुए। जीवन पर्यंत भी सावित्री जी का साथ रहा, फिर साथ साथ चले गए। दोस्तों, इस कलयुग की सावित्री की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।